दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस एक और केंद्र राज्य संबंध की वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि केंद्र राज्य संबंधों के चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं और इसकी पहली वीडियो में मैं आपको विधायी संबंधों के बारे में बता चुका हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रशासनिक संबंधों के बारे में बताऊंगा जो कि केंद्र और राज्य के बीच में होते हैं। दोस्तों, प्रशासनिक संबंध यानी कि प्रशासनिक शक्ति यानी कि कार्यकारी शक्ति यानी कि कार्यपालिका की शक्ति। अब आपको पता है कि केंद्र के लेवल पे एक कार्यपालिका होती है और राज्यों के लेवल पे अलग कार्यपालिका होती है। वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करवाती है, यूँ कह लो कि प्रशासन करवाती है। अब प्रशासन के अंदर आपके आईएएस भी आते हैं, आईपीएस भी आते हैं, आईएफएस भी आते हैं और राज्य की पुलिस भी आती है। हर तरीके के अधिकारी आते हैं जो कि कार्य करते हैं केंद्र के लिए भी और राज्य के लिए भी। तो आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि केंद्र और राज्यों की प्रशासन करने की शक्तियों में क्या फ़र्क है। मतलब केंद्र के पास क्या शक्तियां हैं और राज्य के पास क्या शक्तियां हैं। पर उससे पहले अगर आपने विधायी संबंधों की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके देख लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं संविधान की कि इन प्रशासनिक संबंधों को संविधान में कहाँ जगह मिली है। तो देखिए, संविधान के 11वें भाग में अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक इन प्रशासनिक संबंधों की बात की है। इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है केंद्र और राज्य की प्रशासनिक शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, मतलब कि कैसे बंटवारा किया गया है, कौन सी शक्ति किसके पास है और कौन सी शक्ति किसके पास है। तो देखो, इनकी जो शक्तियों का बंटवारा है वो भी सूचियों के आधार पर किया गया है। आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको 3 सूचियां बताई थी जिसके अंदर अलग अलग विषय थे, तो उसके आधार पर सबको कानून बनाने का अधिकार था। उन्हीं सूचियों के अनुसार इनकी प्रशासनिक शक्तियों का बंटवारा किया गया है। जैसे कि सबसे पहले थी संघ सूची। ठीक है, अब संघ सूची में बहुत सारे विषय आते हैं, लेकिन उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? केंद्र को है, या फिर यूं कह लो कि संसद को है। ठीक है, तो अगर कानून केंद्र बनाएगा, संसद बनाएगी, तो उस पर प्रशासन कौन करेगा? केंद्र ही करेगा। तो इसका मतलब संघ सूची के सभी विषयों पे प्रशासनिक शक्ति जो है वो केंद्र सरकार को प्राप्त है। उदाहरण के लिए रक्षा और विदेशी मामले, ये दोनों ही संघ सूची का हिस्सा हैं, तो इन पे कानून भी केंद्र ही बनाएगा और उन पे प्रशासन भी केंद्र ही करेगा, संसद ही करेगी। इसी तरीके से जो राज्य सूची के विषय होते हैं उस पे कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को होता है। उसी तरीके से उस पर प्रशासन करने की जो शक्ति है वो भी राज्यों को ही होती है। उदाहरण के लिए कृषि हो गया या फिर मत्स्य पालन या फिर आपका बाजार हो गया, तो इन सब पे कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार बनाती है। तो उस पर प्रशासन कौन करेगा? राज्य सरकार ही करेगी। और इसके बाद आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंदर जितने भी विषय आते हैं उस पर कानून केंद्र भी बनाता है और राज्य भी बनाता है स्थिति के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे खास बात यह है कि जो प्रशासन करने की शक्ति होती है इन मामलों में वो राज्य सरकार के पास होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि कानून तो केंद्र बना सकता है लेकिन प्रशासन कौन करेगा इन विषयों पर? राज्य सरकार करेगी। अब आप यहाँ कहेंगे कि यार राज्य के पास तो बहुत सारी प्रशासनिक शक्तियां हैं, मतलब वो राज्य सूची के विषयों पर भी प्रशासन करेगी और समवर्ती सूची के विषयों पर भी, तो इसका मतलब राज्यों के पास बहुत पावर है और राज्य अपनी मनमानी भी कर सकते हैं प्रशासनिक शक्ति से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका भी तोड़ संविधान के अंदर है। अब देखो, हमारे संविधान को बनने में ऑलमोस्ट 3 साल का वक्त लगा था, तो बहुत ही सोच समझ के बनाया हुआ संविधान है ये। देखो, अगर राज्य सरकार के पास बहुत सारी प्रशासनिक शक्तियां हैं तो उसके ऊपर कुछ एक प्रतिबंध भी हैं, उसके अपने कुछ दायित्व भी हैं। वो दायित्व कैसे है? तो देखो, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा अनुच्छेद 256। अनुच्छेद 256 क्या कहता है कि राज्यों को अपनी कार्यकारी शक्तियों का उपयोग इस तरीके से करना होगा कि केंद्र द्वारा बनाए गए किसी भी कानून का पालन हो सके। और अगर संबंधित राज्य के लिए कोई केंद्र ने कोई कानून बनाया हुआ है तो उसका भी पालन हो सके। साधारण शब्दों में कि अगर केंद्र ने किसी राज्य के लिए कोई कानून बनाया या यूँ कह लो कि पूरे हिंदुस्तान के लिए कोई कानून बनाया है, तो राज्य सरकारों की, राज्य विधानमंडलों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी प्रशासनिक शक्तियों का इस तरीके से इस्तेमाल करें कि केंद्र के कानून का पहले पालन हो सके। इसी के साथ अगर मान लो कि केंद्र ने पर्टिकुलर राज्य के लिए कोई कानून बनाया है, मान लो राजस्थान के लिए कोई कानून बनाया है, तो राजस्थान की राज्य सरकार को ये बात पहले सोचनी पड़ेगी कि केंद्र का ये जो कानून राजस्थान के लिए बना है उसका पालन पहले करवाना है हमें। तो पहली जिम्मेदारी राज्य सरकारों की यही होती है। राज्य सरकारों को ये देखना होता है कि कैसे भी केंद्र का काम नहीं रुकना चाहिए, मतलब केंद्र की कार्यकारी शक्तियों में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। अगर केंद्र को ऐसा लगता है कि कोई राज्य उनके दिए हुए निर्देश का पालन नहीं कर रहा है, मतलब राज्य सरकार उनके कानून का पालन नहीं कर रही है, तो ऐसे में अनुच्छेद 365 के तहत राष्ट्रपति उस राज्य का चार्ज ले लेता है और अनुच्छेद 356 के तहत वहाँ पे क्या लग जाता है? राष्ट्रपति शासन लग जाता है। मतलब राज्य की भी गर्दन पे हाथ होता है कि अगर आपने केंद्र की बात नहीं मानी, उनके कानून का पालन नहीं किया,
तो आप पे राष्ट्रपति शासन लग जाएगा और आपकी सारी सरकारें गिर जाएंगी। इसी तरीके से अनुच्छेद 257 भी यही कहता है कि राज्य की कार्यपालिका की ये जिम्मेदारी है कि वो केंद्र की कार्यपालिका के कार्य या फिर केंद्र की कार्यपालिका के निर्देश को पूरा करे और उसके अंदर आने वाली किसी भी बाधा को हटाए। तो इस तरीके से ये प्रतिबंध जो है वो राज्यों के ऊपर लगे हुए हैं। अगर ये निर्देशों को फॉलो नहीं करते हैं तो वहां पे राष्ट्रपति शासन आ जाता है। तो इस तरीके से राज्यों की लगाम कस के रखी जाती है प्रशासनिक शक्ति के मामले में। अच्छा, कुछ मामलों में केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार को अपनी कार्यपालिका की शक्ति का इस्तेमाल करने का मौका देती है। वो उन्हें कुछ एक निर्देश देती है। वो कौन से निर्देश हैं? पहला तो ये है कि आप संचार के साधनों को बनाएं और उनका रखरखाव करें। मतलब संचार के जो साधन होते हैं उनको बनाना है आपको और उनका मैनेजमेंट देखना है। इसके अलावा राज्य में जो रेलवे की संपत्ति है उसकी रक्षा करनी है कि रेलवे जो है वो केंद्र के अंतर्गत आता है, तो ऐसे में राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी रक्षा की जाए। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर राज्य से संबंधित भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों के लिए मातृभाषा सीखने की व्यवस्था करनी है। मतलब अगर कोई राज्य है, उस राज्य के अंदर कोई भाषाई अल्पसंख्यक रहता है, मतलब ऐसे भी लोग होते हैं ना जिनकी अपनी भाषा होती है, वो अल्पसंख्यक होते हैं। तो ऐसे में प्राथमिक शिक्षा जब उनके बच्चों की हो तो उन्हें उनकी भाषा सिखाने की व्यवस्था राज्य सरकार को करनी पड़ती है कि वो अपनी भाषा से वंचित ना रह जाएं और उनकी भाषा विलुप्त ना हो जाए। तो ये काम भी राज्य सरकार को करना होता है केंद्र सरकार के कहने पर। चौथा निर्देश ये है कि राज्यों में जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनके लिए आपको योजनाएं बनानी पड़ेगी, कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे और उन पे काम करना पड़ेगा। मतलब जो ट्राइब्स रहती हैं, आदिवासी रहते हैं, जनजाति रहती है, उनके लिए अच्छी योजनाएं बनानी है। तो ये 4 निर्देश होते हैं जो केंद्र सरकार किसी भी राज्य सरकार को दे सकती है और राज्य सरकार को अपनी प्रशासनिक शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 258। ये क्या कहता है कि राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति पर केंद्र के किसी कार्यकारी कार्य को उससे या फिर राज्य के अधिकारियों को सौंप सकता है। मतलब ये है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो सरकार के किसी अधिकारी को या फिर खुद सरकार को, राज्य सरकार को कुछ कार्य सौंप सकता है कि आप ये कार्य कीजिए। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर निर्देश बताए, वैसे ही कुछ अलग कार्य भी होते हैं जो राष्ट्रपति उन्हें दे सकता है। तो ये इस अनुच्छेद का पहला क्लॉज है। इसी तरीके से दूसरा क्लॉज क्या कहता है कि जो संसद है वो भी विधि के अनुसार राज्य सरकार या उसके अधिकारियों को अतिरिक्त शक्तियां सौंप सकती है, अतिरिक्त कार्य सौंप सकती है। तो जो पहला क्लॉज है वो राष्ट्रपति के बारे में बात करता है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो राज्य सरकार में किसी भी अधिकारी को कार्य सौंप सकता है, कार्यकारी शक्ति से जुड़ा हुआ। और दूसरा क्लॉज जो है वो वही ताकत संसद को देता है। ठीक है। इसमें जो तीसरा क्लॉज है वो ये कहता है कि ये जो कार्य होंगे, मतलब जो कार्य राष्ट्रपति सौंपेगा या फिर जो कार्य संसद सौंपेगी, इसमें जो खर्चा आएगा, अतिरिक्त व्यय आएगा, उस खर्चे को कौन भुगतान करेगा? केंद्र सरकार करेगी। तो मतलब 2 कार्य ऊपर हो रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रपति का है चाहे वो संसद का है, उन दोनों कार्यों के लिए जो अतिरिक्त व्यय लगता है उसका भुगतान केंद्र सरकार ही करती है। ये चीज़ आप और भी अच्छी तरह समझ पाएंगे वित्तीय संबंधों के अंदर कि कभी कभी क्या होता है कि इस राज्यों के पास पैसा नहीं होता है तो फिर वो प्रशासनिक कार्य करते हैं केंद्र के लिए, और कभी कभी कर्ज लेने के लिए भी कार्य किया जाता है, मतलब प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपका अनुच्छेद 258 पूरा हो जाता है। इसके बाद अब बात करेंगे अनुच्छेद 259 की, तो वो तो निरस्त हो ही गया है, और 260 कुछ खास नहीं है, उसमें से प्रश्न आते ही नहीं है। अब बात करते हैं 261, 262 और 263 की। ये तीनों ही बहुत ज़रूरी हैं। मैं कोशिश करूंगा आसान से आसान लैंग्वेज में आपको समझा दिया जाए। बात करें अनुच्छेद 261 की, तो वो ये कहता है कि संघ और राज्य की जो सार्वजनिक क्रियाएं और न्यायिक कार्यवाहियां होती हैं वो समस्त भारतीय क्षेत्र में विश्वास के साथ मानी जाएंगी। देखो, इसका मतलब ये है कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो एकीकृत है, मतलब वो कार्यपालिका और विधायिका से अलग है, स्वतंत्र है। ऐसे में अगर हमारी न्यायपालिका कुछ कहती है तो वो पूरे भारत के अंदर माना जाएगा। जैसे कि हमारा सुप्रीम कोर्ट है, अगर वो भारत के लिए कोई फैसला देता है तो हर राज्य को उसे मानना पड़ेगा, हर व्यक्ति को उसे मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई राज्य मान रहा है और कोई राज्य नहीं मान रहा है। इसी तरीके से अगर कोई राज्य का उच्च न्यायालय है, वहाँ की न्यायपालिका है, अगर वो किसी तरीके का फैसला देती है तो पूरे राज्य के अंदर वो चीज़ मानी जाएगी। राजस्थान का अगर उच्च न्यायालय कुछ कहता है तो पूरे राजस्थान के अंदर माना जाएगा, हर जिले के अंदर माना जाएगी ये चीज़। अनुच्छेद 262 जो है वो आपको नदी विवादों के बारे में बताता है। देखिए, क्या होता है कि कुछ एक राज्य होते हैं जिनके अंदर नदियों का कोई विवाद चल रहा होता है, उसको वितरण को लेके, उसके नियंत्रण को लेके। तो ऐसी स्थिति में जो कानून बनाने का कार्य है और उस पर प्रशासन करने का कार्य जो है वो आपकी संसद ही करती है। और यहाँ तक कि संसद को इतना अधिकार होता है जल मामलों के अंदर कि वो सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिकता को भी बदल सकती है, उसको भी समाप्त कर सकती है। मतलब वहाँ पे संसद फ्री हैंड होती है, उसके हाथ खुले हुए होते हैं
याद रखिए, जल विवाद एक ऐसा विवाद है जहां संसद को काफी ज्यादा पावर होती है। आगे चल के कभी हम सतलज नदी के विवाद को कभी पढ़ेंगे तो ये बात मैं आपको और अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो यहाँ पे आपको अनुच्छेद 262 क्या बताता है कि जल मामलों में जो प्रशासन है वो केंद्र करता है, संसद करती है। अच्छा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये जो ताकत है संसद को कैसे मिली। तो देखिए, 2 कानून है जिनके नाम आपको याद रखने हैं। पहला है नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और दूसरा है अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। इन दोनों कानूनों के बारे में भी मैं आपको अलग से वीडियो में जरूर बता दूंगा। तो ये हो जाता है आपका अनुच्छेद 262। इसके बाद एक आखिरी अनुच्छेद बचता है, वो है अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 कहता है कि राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद गठित कर सकते हैं। मतलब जो राज्य के बीच में कुछ अगर मामला हो तो उसके लिए एक परिषद का गठन किया जा सकता है, जिसको आप अंतर्राज्यीय परिषद कहते हो। इसका गठन पहली बार 18 मई 1990 में हुआ था वीपी सिंह की सरकार में। वैसे इसका गठन जो है वो राष्ट्रपति ही करते हैं और इसके 6 सदस्य होते हैं, जिसके अंदर प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं और प्रधानमंत्री ही उन्हें चुनते हैं। इसके अलावा राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं जिन राज्यों के बीच में परिषद बननी हो, और अगर मान लो कि केंद्रीय शासित प्रदेशों के बीच में परिषद बननी हो तो वहाँ के प्रशासक होते हैं। आपको पता है, अलग से प्रशासक वहाँ बैठाए जाते हैं, तो उन्हें जोड़ा जाता है। इसकी प्रथम बैठक जो हुई थी वो 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। ये कुछ बातें हैं जो पूछ ली जाती है अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में, तो आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक आखिरी चीज़ ये बचती है कि आपातकाल की स्थिति में ये संबंध कैसे हो जाते हैं, मतलब प्रशासनिक संबंध कैसे हो जाते हैं। तो आपको पता ही है कि जब आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है 352 के तहत, तो उस समय सारे अधिकार, सारे कानून, सारी शक्ति जो होती है वो केंद्र के पास आ जाती है और एकात्मक सत्ता हो जाती है। दोस्तों, ये हो जाते हैं केंद्र और राज्य के बीच में प्रशासनिक संबंध या फिर प्रशासनिक शक्तियों का बंटवारा। आई होप आपको समझ में आया हो। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूज़न आता है, कोई दिक्कत आती है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।